बारे में बताने से बताऊंगा कि ये एक एक्सरसाइजिंग डिवाइस है और इस एक्सरसाइजिंग डिवाइस में बहुत सारी चीजें, आप लोगों को एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पता होगी कि हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। और सिंस ये पता नहीं क्यों मेरा वीडियो अभी आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोगों को केवल मेरी आवाज आ रही होगी और ये प्रेजेंटेशन आप देखिए कि जिसमें आपको दिख रहा है कि एक्सरसाइज किस लिए है। और ये पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को मिलती है, तो मैं एग्जैक्टली इस पीडीएफ फाइल के हिसाब से आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। हमारी बॉडी एक कॉम्बिनेशन है, फिजिकल एंड मेंटल कॉम्बिनेशन है, और दोनों को ही एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और किसी ने अपनी कलाकारी शुरू कर दी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये जो भी ये हरकत कर रहे हैं वो ना करें, स्लाइड्स के ऊपर कुछ भी लिखने की, मिटाने की कोशिश ना करें और उसे मिटाएं। जो हमारा बीसीएम मशीन है वो एक्चुअली, ये जो बीसीएम मशीन है, जिन लोगों ने आज तक नहीं देखा, जो नए लोग हैं जो जुड़े हैं, मुझे लगता है कि जो भी इस मीटिंग में जुड़े हैं सबने इस बीसीएम मशीन को देखा होगा। मैं इसको मैजिकल डिवाइस बोलता हूँ, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन को। क्यों बोलता हूँ मैजिकल डिवाइस, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इसकी जो फंक्शनिंग है, इसके जो काम करने का तरीका है, ये मुख्यतः ये चार सिद्धांतों पे काम करती है, जिसमें एक तो एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी टेक्नोलॉजी है, एक स्पाइरल वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी है। स्पाइरल वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? गोल गोल चक्रवात के तौर पे घूमना। आप लोगों ने देखा होगा बुक्स की कॉपीज की स्पाइरल बाइंडिंग होती है। वो स्पाइरल बाइंडिंग जो होती है, वो जब आप उसको घुमाएंगे तो वो ऊपर या नीचे की तरफ जाती है। जैसे आपने चक्रवात देखा होगा, साइक्लोन जिसको बोलते हैं, वो भी स्पाइरल के तौर पे घूमता है। तो जब भी कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की। दैट इज कॉल्ड स्पाइरल वाइब्रेशन। तो इस मशीन में स्पाइरल वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। बहुत सारे वाइब्रेटर या ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मार्केट में अवेलेबल है, 5-6 हजार से लेकर के हायर रेंज तक के। लेकिन ये टेक्नोलॉजी 7200 आरपीएम पे जो सर्कुलेशन है वो किसी भी और मशीन में अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा मसाज, मैग्नेटिक वेव मसाज थेरेपी होता है इसमें। और स्टिमुलेटिंग दीज पॉइंट्स विद प्रेशर नीडल और हीट ट्रिगर्स द रिलीज व्हिच आर दैट रिलीव पेन। ये पता नहीं कौन स्लाइड के ऊपर लिखना शुरू कर देता है, हर मीटिंग में ये प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो, दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है? हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, जो हमारे बॉडी का एंड पॉइंट्स है, उन सब में हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट्स का मतलब, जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है हमारे हार्ट से, तो बॉडी के एंड पॉइंट पे जा करके, जो बॉडी के एंड पॉइंट्स हमारे पैरों में हैं और हमारे हाथों में हैं, बॉडी के एंड पॉइंट्स पे जा करके उनको वापस आना होता है हमारे हार्ट में। क्योंकि ब्लड तो हमेशा नहीं बनता रहता, जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन के दौरान थोड़ा सा ब्लड बनता है, जो जिस हिसाब से हमने खाना खाया होता है। और इंसान के शरीर में जो ब्लड होता है वो डिप्लीशन में बनने का क्रिया चलता रहता है, लेकिन हमेशा नहीं बनता। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हमेशा चलती है। तो एक बार जो ब्लड आया हार्ट के पास, उसको पंप कर दिया पूरी बॉडी में, अगर वो वापस नहीं आएगा तो दूसरी साइकिल में फिर से पंप करने के लिए हार्ट के पास ब्लड नहीं होगा। और ब्लड एक ही जगह रुक के नहीं रह सकता, रुक के रहेगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जब वो जाता है तो जहां तक भी आर्टरीज में ब्लड को ट्रैवल करना है, वहां तक जाकर के वो वापस से हार्ट के पास आए, ताकि हार्ट उसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हार्ट के पास वापस आए, ताकि हार्ट उसको दोबारा से पंप कर सके। तो हार्ट की पोजीशन आप जानते हैं, हमारे चेस्ट के अंदर लेफ्ट साइड में होता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जब वो नीचे की ओर ट्रैवल करता है, जो पंपिंग की स्पीड होती है, वो पंपिंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, वो इतना पावरफुल पंप है हमारा हार्ट, कि अगर आप हार्ट को खुले में ऐसे एक प्लेट पे रखें और उसके ऊपर ब्लड की एक बूंद रखें कि उसको पंप किया उसने एक बार, तो वो 340 फीट तक ऊपर जाएगा, इतना पावरफुल है। और सिंस हमारे शरीर में उसको पंप करना होता है तो पावरफुल होना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे शरीर में जो धमनियां हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, अगर उन सबको निकाल करके सीधा किया जाए तो चांद तक जाकर के वापस आ जाएगा। इतनी लंबी धमनियों को इतने छोटे से शरीर में फिट किया गया है, तो जानते हैं आप कि कितने मोड़ तोड़ जुड़ाव दबाव सब होंगे। उन सबको पार करते हुए पूरी धमनियों में ब्लड को सर्कुलेट होना होता है। तो इस वजह से जरूरी है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इतना पावरफुल हो कि हर जगह पहुंच सके। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह का हमारा आजकल खान पान हो गया है, जिस तरह का पोल्यूशन है, तो हम किसी के भी हार्ट में इतना दम नहीं है कि वो पूरे ऑप्टिमम प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर सके। पंप करने के साथ साथ जो ब्लड नीचे की तरफ जाता है, तब तो वो विद द ग्रेविटेशन जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हर चीज पे लगता है, तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड पे भी लगता है। तो वो विद द ग्रेविटेशन वो नीचे जाता है,
लेकिन नीचे जाने के बाद क्या होता है कि वो वापस ऊपर उसी स्पीड से नहीं आ पाता है। ऊपर वापस नहीं आने के बाद, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी उसको अपोजिट फोर्स देता है और उसमें पंप करने की फोर्स भी कम है, तो वो वापस ट्रैवल नहीं कर पाता है हार्ट के पास वापस। तो इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट को हर साइकिल में कम पड़ता है। इसके अलावा जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारा ब्रेन, जो हेड के अंदर और मुंह के ऊपर, गले के अंदर जो हमारी सांस वाली प्रणाली है, ये सारी चीजें हमारे हार्ट से ऊपर पोजीशन होती है। तो ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ पुश करना भी हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से जब रिफ्लेक्स पॉइंट को, जो हमारे एक्यूप्रेशर प्लेट होता है, उसको जब वो रिफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, तो वो एक फोर्स लगाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से ब्लड के वापस लौटने को, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन को वो सपोर्ट करता है। एक मिनट, ये लिखने वालों के लिए मुझे कुछ पहले ढूंढने दीजिए इसमें ऑप्शंस। ऑप्शन तो ऑफ कर दिया मैंने अनोटेट का, लेकिन जो लिखा हुआ है पहले वो कैसे मिटेगा वो मुझे भी नहीं पता। मैं इतना टेक शाबी नहीं हूँ, इतना टेक्निकल चीजें आती नहीं मुझे। अगर किसी को आइडिया है कि वो कैसे मिट सकता है तो मुझे बताएं, मैं उसको कर दूंगा। अनोटेट का ऑप्शन तो मैंने बंद कर दिया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, फिर भी दिख रहा है, बहुत विजिबल है। तो ये जितने ऑर्गन के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हैं, वहां तक ब्लड को, ये देखेंगे आप इसमें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये मोस्टली शरीर के ऊपर के हिस्से के पॉइंट हैं, जहां पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। उन रिफ्लेक्स बिंदुओं को स्टिमुलेट करके ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। ब्लड सप्लाई के ऊपर हाउ इट वर्क्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देता है, स्पाइरल वाइब्रेशन, जिसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ। डीपर मसाज ये प्रेशर पॉइंट्स को रीच करता है, और उसके बाद, एक मिनट में इरेजर यूज करके इसको, थैंक यू फॉर द सजेशन। खत्म हो गया ये। मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि कभी मैं छेड़छाड़ नहीं करता। मैं केवल मीटिंग्स अटेंड कर रहा था अभी तक जूम पे। मैंने अपनी मीटिंग्स फेसबुक लाइव पे की है। तो थैंक्स फॉर द सजेशन जिन्होंने भी दिया था। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये एक्चुअली काम क्या कैसे करता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन है वो है माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करना, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना। इसके लिए समझना पड़ेगा आपको कि हमारे शरीर में खून का क्या रोल है। अब खून के रोल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी कुछ खाते हैं, जब भी कुछ भी खाते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिवर में जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारे लिवर में जाता है, वहां पे उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद उसमें ब्लड बनता है, और बहुत सारी चीजें जो अलग अलग चीजें हैं वो बनती है। हम कुछ भी खाएं, कोई मेडिसिन खाएं या खाना खाएं या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाएं या कुछ भी खाएं, वो सबसे पहले पेट में ही जाता है। और शरीर के किसी भी अंग को फायदा पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वो उस अंग तक पहुंचे, तो उस अंग तक उसको पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड करता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम करते हैं। तो अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, अगर शरीर के किसी भी अंग में ब्लड के पहुंचने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, एक्चुअली जैसा कि मैं अपने पहले मीटिंग्स में भी बता चुका हूं, और आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे अंग, जो सारे ऑर्गन हैं, वो टिश्यूज से बने हुए हैं, और सारे टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। करोड़ों सेल्स हमारे शरीर में रोज मरते हैं, और करोड़ों नए सेल्स बनते हैं। नए सेल्स बनने के लिए बहुत से तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को दोनों को ही कैरी करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। तो अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, पूरी तरह से शरीर के अंगों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, शरीर तो जिस अंग में सेल्स डेड होने लगेंगे, जितनी तेजी से वो डेड होंगे, क्योंकि कितने सेल रोज डेड होते हैं वो तो फिक्स है। अगर कोई इंजरी, कोई बीमारी हो तो वो ज्यादा हो जाता है, तो उसी अनुपात में सेल्स बनने चाहिए। मान लीजिए कि आपके किसी ऑर्गन में, मान लीजिए प्रोस्टेट में 100 करोड़ सेल्स हैं, ज्यादा होंगे बट मान लेते हैं 100 करोड़ सेल्स हैं, जिसमें से ये तय है कि किसी भी हालात में
20 लाख सेल रोज मरेंगे और 20 लाख सेल रोज नए बनेंगे। तो अगर 20 लाख सेल रोज मर रहे हैं, वो तो कुदरत के हाथ में है। अगर आप कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो भी 20 लाख सेल तो रोज मरेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं रही है, तो उसी की वजह से और भी सेल्स कम बनते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, तो आप जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी कम या ज्यादा आपको न्यूट्रिशन मिलता है, या न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए अगर आप समझदारी दिखाते हैं, आप हमारे सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो जो भी सप्लीमेंट की वजह से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे हमारे सेल्स के बना, जैसे आपको लगता है कि हमारे शरीर में सेल कम बन रहे हैं, आपने सेल रिजुविनेशन लेना शुरू कर दिया, सेल रिजुविनेशन लेना शुरू तो कर दिया, लेकिन अगर आपका शरीर सही मात्रा में सारे अंगों को ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, तो सेल रिजुविनेशन का फायदा जिस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए आप ले रहे हैं नहीं मिलेगा। हम जिम्निमा खाते हैं कि उससे हमारे बीटा सेल रीजनरेट होंगे, साथ में जिंक खाते हैं कि सेल्स की रीजनरेशन की प्रक्रिया को तेज करेंगे। लेकिन अगर जिम्निमा और जिंक पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने के वजह से अगर पेनक्रियाज तक वो पहुंच ही नहीं पाए, तो पेनक्रियाज में बीटा सेल बनेगा कैसे? जिम्निमा का जो भी असर है वो पेनक्रियाज, हम पेनक्रियाज में तो सीधा जिम्निमा डाल नहीं रहे हैं, तो जिम्निमा का जो भी असर है वो पेनक्रियाज, जो भी असर है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट है, उसको ब्लड पेनक्रियाज तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। क्योंकि जब हम जिम्निमा खाते हैं तो उसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड के साथ घुलते हैं। इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है तो आपका पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा जीवन अफेक्ट होगा। जो टीएंस का जो एक यूनिक फीचर है 7200 आरपीएम पे स्पाइरल वाइब्रेशन, स्पाइरल वाइब्रेशन क्यों चुना गया है वो भी मैं बताता हूं। ये यूनिक फीचर इसलिए है क्योंकि ये स्पाइरल वाइब्रेशन, गोल घूमना, चक्रवातीय घुमाव, और किसी भी सर्कुलेशन मशीन में नहीं है, किसी भी वाइब्रेशन मशीन में नहीं है। तो इसलिए ये यूनिक है। और ये फीचर क्यों चुना गया है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई चक्रवात, जब हवा चक्रवात की चलती है तो उसकी टेंडेंसी तो उठने की, अगर छोटा चक्रवात होता है तो वो धूल मिट्टी या पत्ते वत्ते ऊपर उठाता है, लेकिन अगर बड़ा साइक्लोन या बड़ा चक्रवात, जैसे आपने देखा होगा अमेरिकन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में आता रहता है चक्रवातीय तूफान वगैरह, या हमारे यहाँ भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में चक्रवातीय तूफान आता है, तो उसमें पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, घर उड़ जाते हैं, गाड़ियां तक हवा में उड़ जाती हैं, वो इतना पावरफुल होता है। वैसे ही आपने एक बचपन में सीरियल देखा होगा शक्तिमान, शक्तिमान क्या करता था, वो चक्रवात की तरह गोल घूमता था तो ऊपर हवा में उड़ जाता था। तो वैसे ही जब बीसीएम मशीन के ऊपर हम खड़े होते हैं तो ये हमारे खून को चक्रवातीय मोशन में घुमाता है, स्पाइरल मोशन में घुमाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑटोमेटिक टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की। ये 7200 आरपीएम पे जो मोटर नाचता है, उस मोटर के साथ बीसीएम की ऊपर वाली प्लेट कनेक्टेड नहीं है। यानी आप ऊपर जो प्लेट लगी होती है वो गोल गोल घूमने नहीं घूमती है। अगर वो प्लेट और मोटर कनेक्टेड होते तो वो प्लेट भी गोल गोल घूमती, लेकिन वो प्लेट कनेक्टेड नहीं है, प्लेट गोल नहीं घूमती है, प्लेट चक्रवात के तौर पे नहीं घूमती है। आप उसके ऊपर खड़े होते हैं, आप भी गोल गोल नहीं घूमते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैरों में, आपने देखा होगा महिलाओं को पैरों में कुछ पहना हुआ है या पायल पहनी हुई, गोल गोल घूमता है। आप एक बॉटल में पानी भर दीजिए और वो पानी का भरा हुआ बॉटल अगर आप बीसीएम मशीन के ऊपर रख देते हैं और उस पानी में आप कोई कागज या कोई छोटा सा टुकड़ा या कोई हल्की चीज डाल देते हैं जो पानी में तैरती रहे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बॉटल सीधी खड़ी रहेगी लेकिन अंदर का पानी गोल गोल घूम रहा है। यानी जो भी लिक्विड है उसको वो चक्रवात के तौर पे स्पाइरल मोशन में घुमाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो प्लेट नहीं घूमती, फिर भी वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिस उस इम्पल्स की वजह से वो पूरा गोल घूमता है। तो जब हमारे ब्लड को ये 7200 आरपीएम इसलिए फिक्स किया गया है नॉर्मली, क्योंकि उतने स्पीड पे ही वो मोटर घूमता है, तो वो हमारे ब्लड को वो सही प्रेशर दे सकता है, ताकि इतनी लंबी धमनियां, जैसे अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एक जाल सा बना हुआ है जो पूरे शरीर में हमारे फैला रहता है, जो बहुत सारी वेन्स हैं, बहुत सारी आर्टरीज हैं, माइक्रो वेन्स हैं, माइक्रो आर्टरीज हैं, उन सब में जो मैंने बताया कि वो इतनी लंबी हो जाएंगी कि वो चांद तक जाकर के वापस आ सकती है। तो उस सब में प्रॉपरली ब्लड पहुंच सके, उसके लिए जरूरी है कि इतना पावर हो, ये पावर दे पाता है। और ये इसका यूनिक फीचर है जो आज तक दुनिया में, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, आज तक दुनिया में किसी ने कॉपी नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर आप केवल बीसीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जब आप बीसीएम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू होगा और शरीर के सारे अंगों को, सारे सेल्स को प्रॉपर ब्लड मिलना शुरू होगा। अगर शरीर के सारे अंगों को प्रॉपर ब्लड मिलेगा तो लिवर को भी मिलेगा, आपके इंटेस्टाइन्स को भी मिलेगा, और लिवर के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कोई ब्लॉकेज होती है
तो ये इसको भी निकालेगा, जितने भी हमारे ब्लड की जो खून की धमनियां हैं या जितने भी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर कुछ भी फ्लो होता है उसको निकालता है। फिर से मैं उसको एक साधारण एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जब भी आपको कोई सिलिंड्रिकल चीज, जो भी हमारी आर्टरीज है या वेन्स है, वो सिलिंड्रिकल शेप में है क्योंकि उसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, पाइप जैसा है, ट्यूब जैसा है। तो कोई भी जब भी सिलिंड्रिकल चीज जैसे कोई बॉटल हो या कोई ग्लास हो, उसको हमें धोना होता है, तो उसको हम ब्रश या हाथ जब उसमें घुमाते हैं उसके अंदर की सतह को साफ करने के लिए, हम उसमें अगर हाथ को ऊपर नीचे या साइड वाइज घुमाएंगे तो जो उसके दीवारों पे जो चिपकी हुई गंदगी है वो नहीं निकलती। लेकिन जब हम उसमें हाथ या ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं तो वो दीवारों के साथ घर्षण करते हुए दीवारों के ऊपर जो चिपकी हुई गंदगी होती है उसको भी निकाल देता है। वैसे ही हमारी रक्त की धमनियों में जो भी गंदगी होती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो, वो बीच में ब्लड में तो अटक नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं दीवार के साथ अटकेगी और अटकते अटकते वो भरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जाम हो जाता है। तो जब ये जो हमारा खून है वो हमारी धमनियों में जब गोल गोल घूमता है तो वो दीवार के साथ फ्रिक्शन, घर्षण करते हुए घूमता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी अशुद्धियां होती है उसको भी वो साफ करता हुआ, निकालता हुआ चलता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को दो तरीके से इंप्रूव करता है। एक तो जो भी ब्लॉकेज होती है, जो भी अशुद्धियां होती है जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है, ये उनकी पूरी तरह से सफाई करता है। और इसके साथ साथ ये आपके इंटेस्टाइन की भी क्लीनिंग करता है, तो कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। शरीर के पूरे सभी ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इंश्योर करता है, जिसकी वजह से सबसे पहले लिवर का फंक्शनिंग भी इंप्रूव होता है। लिवर का फंक्शनिंग इंप्रूव हुआ तो जो आपका लिवर है वो खाने को ठीक ढंग से पचाता है। ठीक ढंग से पचाने की वजह से जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो आपके शरीर को पूरी तरह से मिलता है, क्योंकि अगर आप खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो वो एक तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम डाइजेशन के टाइम पे लिवर करता है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब पूरी तरह से होता है आपके खाने से, वेस्ट नहीं होता। और उसके अलावा उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को ब्लड के फॉर्म में शरीर के सारे सभी अंगों तक प्रॉपरली पूरी मात्रा में पहुंचाने का काम भी ब्लड कर देता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो चुका है। तो जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें सेल का रीजनरेशन पूरी तरह से इफेक्टिवली शुरू हो जाता है और वो ऑर्गन्स का फंक्शन इंप्रूव होता है। वो ऑर्गन अपनी पूरी ताकत, वो अपनी जवानी को प्राप्त कर लेते हैं, वो नवजीवन प्राप्त कर लेते हैं और पूरी ताकत से काम करते हैं। और अगर आपके शरीर के सभी अंग सही ढंग से काम करेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो अगर हम केन्स का जो प्रोवर्ब है 100 years हेल्दी लाइफ, अगर हम लंबा जीना चाहते हैं और स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं तो ये एक मस्ट हैव मशीन है। कि बीमारियों को तो ये ठीक करती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो केवल अगर आप सुबह उठ के 15 मिनट बीसीएम भी करते हैं तो आप बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके शरीर के सारे अंगों को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। और जिस तरह से आपने देखा होगा जानवरों को बहुत सारी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका खुद ही हील होता है। हमारा भी शरीर कहीं से कट जाता है, खुद ही हील करता है। तो कुदरत ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि इसमें बहुत सारी बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करने की क्षमता है। आपने आजकल देखा होगा कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है चिकित्सा के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारी बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल, मैं सिर्फ ऑर्गन में डैमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गन तो सारे ही खुद को नए सेल्स रिजेनरेट होंगे और शरीर में ये, हमारे मानव शरीर में ये क्षमता है कि सारे ऑर्गन खुद को रिपेयर कर सकते हैं। बस उसके अंदर ताकत होनी चाहिए खुद को रिपेयर करने की, और वो ताकत उनको मिलती है सेल्स के रिजेनरेशन की क्षमता से। और सेल का रिजेनरेशन होता है कि कितना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई उनको हो रहा है, और ये सप्लाई करने का काम करता है ब्लड। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन सही है तो किसी भी ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना नुकसान उसे होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन, उसे ब्लड की सप्लाई मिल जाएगी तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा। तो इंटरनल ऑर्गन के किसी भी प्रॉब्लम से जो बीमारियां होती है वो तो रुक ही जाएंगी, लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे तो हमारा शरीर वायरस और बैक्टीरिया के अटैक के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है, उनको मारने वाले सेल्स बनाने में सक्षम है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो हमें जो इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं वो भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को ये एकदम ऑप्टिमम रखता है। अब इसका और क्या फायदा है वो मैं बताता हूँ। जैसे हम अपनी सेहत को मजबूत बनाने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमियां होती है वो होती रहे। अब इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी कि कोई भी दवाई आप 500 mg की 3 गोलियां डेली ले लेना। मान लीजिए आपका जो
यानी आपको एक दिन में 1500 mg उस दवाई की डोज चाहिए अगर आपको बीमारी ठीक करनी है। तो मान लीजिए आपका जो डाइजेशन है वो 30% खराब है, यानी वो आपने 3 गोलियां 1500 mg खाई, वो 30% यानी 450 mg तो डाइजेस्ट नहीं होंगी, यानी 1050 mg ही आपके शरीर को मिला। उसके बाद मान लीजिए कि 30% आपका ब्लड सर्कुलेशन भी खराब है, यानी जिस अंग को जितना वो दवाई चाहिए थी उसका 30% यानी लगभग 300 mg वो नहीं पहुंचेगा वहां तक, यानी 700 mg पहुंचेगा। तो जहां आपको एक मेडिसिन का डेली 1500 mg का डोज चाहिए, वहां आपको मिल रहा है केवल 700 mg। तो क्या होगा, या तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी या ठीक होने में ज्यादा वक्त लेगी। इसीलिए कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि या तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, या हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, या दोनों ही ठीक नहीं होते। तो दवाई का पूरा फायदा हमारे शरीर को, हमारे उस पर्टिकुलर अंग को मिलता नहीं है। तो अगर हम ब्लड बीसीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी ठीक होता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं, चाहे वो खाना हो, उसका पूरा न्यूट्रिशनल इंटेक हमें मिलता है, पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिलता है, या अगर हम दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयों को पे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका पूरा असर हमारे शरीर को मिलता है। अगर हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट का पूरा इंग्रेडिएंट का असर हमारे शरीर को मिलता है। इसके अलावा ये दूसरी तरीके से भी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, आपके घुटने में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, या किसी आप टीएंस में है, आप जानते हैं कि आप स्पाइरुलिना खाएंगे, आप मल्टीविटामिन खाएंगे, आप ग्लूकोजामाइन खाएंगे, या पहले हमारे पास सैमी था वो खाएंगे, तो आपके घुटने में कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगा और आपका जो घुटने का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आपने ये तीनों चारों सप्लीमेंट खरीद लिया और खाना शुरू कर दिया, लेकिन जो घुटने तक उस ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाता है, वो अगर उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोलेस्ट्रॉल या कुछ और अशुद्धि की वजह से, या कहीं कोई उसमें गांठ हो गया है, कोई क्लॉट हो गया है, उसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही, घुटने के अंदर जो सिनोवियल फ्लूइड जहां बनता है वहां पे 30% 40% ही सप्लाई है, तो इन दैट केस आपने जो लिया, आपका डाइजेशन भी अगर इम्प्रूव है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो भी रहा है, तो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन को उस ब्लॉकेज की वजह से, किसी पर्टिकुलर आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड की सप्लाई पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचेगी, कम पहुंचेगी या बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो क्या वो दवाई, क्या वो सप्लीमेंट उस ऑर्गन पे कोई असर दिखा पाएगा? तो एक ये भी समस्या है कि हम केवल जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं और असर नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि कई बार लोग प्रोस्टेट के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, कई लोग लिवर के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, कई लोग मान लीजिए हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, आंखों के लिए आप जिंक ले रहे हैं, जिम्निमा ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही हम बीसीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो जिम्निमा के साथ बीसीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू करने से डायबिटीज में जल्दी रिजल्ट्स, फास्ट रिजल्ट्स आने लगते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि प्रॉपर सप्लाई, जिम्निमा के सारे इंग्रेडिएंट्स के सारे गुणों का प्रॉपर सप्लाई पेनक्रियाज तक पहुंचे, ये इंश्योर हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। अगर उस ऑर्गन तक पहुंचने वाले रास्ते में, धमनी में कहीं कोई रुकावट है, तो वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीसीएम मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ को इंश्योर करने में। इसके अलावा इसके जो प्लेट पे आप देखेंगे कि एक खास तरह के डिजाइन में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप सब जानते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में, जिसमें जो शरीर के कंट्रोल पॉइंट्स, मोटर पॉइंट्स या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो भी आप कह लें, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर डाल के और बहुत सारे ऑर्गन के कार्य प्रणाली को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है कि वो सही ढंग से काम करे। तो हमारी बीसीएम मशीन में जो प्लेट्स हैं उसमें इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक साथ बने हुए हैं, उसका क्या मतलब? जब आप किसी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो वो एक अंग काम करता है या इनहैंस होकर के काम करना शुरू करता है। लेकिन जब एक साथ ही हमारे 200 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि कौन से पॉइंट पे आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर होना चाहिए, उसके लिए उस प्लेट को स्टैटिक नहीं बनाया गया है। बहुत सारी बीसीएम मशीन की कॉपी आती है जिसमें जो प्लेट होता है एकदम फिक्स्ड होता है, थोड़ा भी हिलता नहीं है। यानी आप जब जमीन पे भी खड़े होते हैं, अगर आप अपने बॉडी का पोस्चर या पोजिशनिंग चेंज करते हैं, जिसको वेट ट्रांसफर बोलते हैं,
कभी आपका राइट लेग पे ज्यादा वजन आता है, कभी लेफ्ट लेग पे ज्यादा वजन आता है। दोनों पैरों पे एक जैसा वजन रख करके एक सोल्जर की तरह सावधान या विश्राम की मुद्रा में आम आदमी बहुत देर नहीं खड़ा हो सकता। वो अपना वेट ट्रांसफर करता रहता है, कभी लेफ्ट लेग पे, कभी राइट लेग पे। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप वेट को ट्रांसफर करते हैं तो शरीर का वेट उस पैर पे ज्यादा जाता है। तो अगर आप एक स्टैटिक प्लेट वाली एक्यूप्रेशर प्लेट पे खड़े हैं, जैसे मार्केट में से भी लोग प्लास्टिक की बनी हुई प्लेट खरीद लेते हैं और उसको जमीन पे रख के उस पे खड़े होकर के आप कदम ताल करके एक्सरसाइज करना वगैरह शुरू कर देते हैं, तो जिस पैर पे आपका ज्यादा प्रेशर जा रहा है उस पे तो एक्यूप्रेशर का ज्यादा असर होगा। हो सकता है वो जरूरत से ज्यादा प्रेस हो रहा पॉइंट्स, जिसकी वजह से इंजरी या डैमेज हो सकता है, फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन बीसीएम के केस में देखेंगे कि जैसे ही आप अपना वेट शिफ्ट करते हैं किसी तरफ, प्लेट भी उस तरफ को झुक जाती है। वो प्लेट स्टैटिक नहीं है, प्लेट भी उस तरफ को झुकती है। बीसीएम को जब हम बोलते हैं, आपको मार्केट में कई लोगों ने बोला होगा कि बीसीएम को फ्लिपकार्ट पे 8,000 की मिल जाती है, 16,000 की मिल जाती है, वो भी बीसीएम है, लेकिन वो टीएन्स की बीसीएम नहीं है। टीएन्स की बीसीएम के क्या यूनिक फीचर्स हैं और वो क्यों यूनिक है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्लेट भी एक तरफ को शिफ्ट होती है। जिधर भी आप अगर पंजों की तरफ अपना वेट शिफ्ट करेंगे, पंजों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो बीसीएम की प्लेट आगे को झुकती है। अगर आप लेफ्ट लेग पे प्रेशर डालेंगे तो लेफ्ट लेग पे आपका प्रेशर जाता है। इस तरह से अगर आप राइट लेग पे प्रेशर डालेंगे, पीछे की तरफ प्रेशर डालेंगे, तो आपका प्रेशर इस तरह से झुकता जाता है। तो इसीलिए जब भी आप प्रेशर शिफ्ट करते हैं अपने पैर का, तो क्या होता है कि उसी हिसाब से बीसीएम मशीन की प्लेट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और सारे पॉइंट्स पे वो एक जैसा प्रेशर डालती है। अब मैं आपको बताता हूं कि सारे अंगों को एक साथ स्टिमुलेट होने का क्या फायदा है। सारे अंगों को एक साथ स्टिमुलेट होने का, जैसे कि हमारे मैंने बताया कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स हैं, हमारा नोज है, हमारा सांस लेने की नली है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये सारा कुछ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा लिवर है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा गाल ब्लैडर है। तो इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो इसके अलावा हमारा स्केलेटन है, हमारा स्किन है। तो ये जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम भी एक सिंक में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। जैसे अगर आपका डाइजेशन खराब होता है तो आपने सुना होगा कि डाइजेशन खराब होने की वजह से बीपी भी अफेक्ट होता है। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो आपकी बीपी पे असर पड़ेगा। डाइजेशन खराब होने से आपके बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। किडनी में प्रॉब्लम होने से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे अंग हैं जो एक काम करे तो दूसरा दूसरे पे भी वो असर डालते हैं। तो वैसे ही रिपेयर के टाइम में भी वैसा ही होता है। जब आप किसी एक अंग को ठीक करना शुरू करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, जब आप एलोपैथी मेडिसिन की मदद से ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ खराबी आ गई उसके लिए, तो वो दूसरे अंग को साइड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब आप बीसीएम की थेरेपी लेते हैं तो एक साथ सारे ही अंगों का जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से सारे अंगों का एक साथ मसाज होने की वजह से सारे ऑर्गन एक साथ रिपेयर होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गन को एक ऑर्गन के रिपेयर के प्रोसेस में नुकसान नहीं होता है। तो ये तो हो गया ब्लड सर्कुलेशन का फायदा और इसके प्लेट की इंपॉर्टेंस। अब मैं बात करूंगा कि ये मार्केट में मिलने वाले बीसीएम से एक और तरीके से अलग है। आप सब जानते हैं 7200 आरपीएम क्या हो सकता है। नॉर्मली आप सबके पास गाड़ियां होंगी और जब आप गाड़ियों को चलाते हैं वो 60-70 की स्पीड में चलता है तो 2000-2500 उसके मशीन का आरपीएम होता है। सोचिए जब 2-2500 के आरपीएम पे इतनी भारी भरकम गाड़ी 60-70 की स्पीड में चल सकती है, 3000 आरपीएम पे 100 की स्पीड में चल सकती है, तो 7200 आरपीएम में इसका मोटर बीसीएम का कितनी स्पीड में घूमता होगा। ये एक हेवी मोटर है जो कॉपर का बना हुआ है, लेकिन इतनी तेजी से घूमने की वजह से, मोटर जितनी तेजी से घूमता है कोई भी मोटर, वो उतना ज्यादा गर्म होता है। तो 7200 आरपीएम नॉर्मली जेट इंजन का होता है। जेट मोटर इतना स्पीड से घूमता है, तो अगर इतनी तेजी से ये हीटअप होगा तो मोटर के जलने का भी खतरा उतना ज्यादा रहेगा। जो उसकी बाइंडिंग है जो कॉपर की है वो जल सकती है। इसीलिए इसमें जेट वाली टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की गई है। जो इसके बाइंडिंग के लिए जो कॉपर इस्तेमाल किया गया है उसमें जो उसकी जो कोटिंग है वो टंगस्टन अलॉय मिक्स्ड धातु से की गई है। टंगस्टन के बारे में आप जानते हैं, वो बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फेमस है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए।
तो जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, इतना ज्यादा स्पीड में घूमने के बावजूद जो बहुत ज्यादा इमेंस हीट पैदा होती है उसको भी सस्टेन कर पाता है और लॉन्गर लाइफ देता है। लोगों के पास 8, 10, 15 साल से भी बीसीएम मशीन है जिसका मोटर अभी तक जला नहीं है। उसका रीजन यही है कि जो इसका बाइंडिंग है उस पर टंगस्टन अलॉय का भी इस्तेमाल किया गया है एज ए इंसुलेटर, ताकि वो हीट रेसिस्टेंट हो और गर्मी की वजह से जले ना। मार्केट में मिलने वाली जो ऑर्डिनरी या कॉपी बीसीएम्स होती है उसमें ये नहीं होता है, और क्योंकि उसमें इतनी जरूरत नहीं है, उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा नहीं होती, उससे उनका जो उनमें स्पाइरल मोशन नहीं होता है। लेकिन वैसे भी जो उनमें मोटर होता है वो एक वाइब्रेशन मोटर होता है, नॉर्मल वाइब्रेशन मोटर होता है, और उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका मेरिडियंस पे काम करने का जो तरीका है हायर फ्रीक्वेंसी पे, जब ये आप इस पे सीधे खड़े होते हैं या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में खड़े होते हैं, तो ये हमारे मेरिडियन साइंस पे काम करके मेरिडियंस को स्ट्रेंथन करने की, सीधा करने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर में कहीं कोई जो हमारे स्केलेटल में, जो हमारे शरीर की संरचना में कहीं टेढ़ापन आ गया, कहीं ज्यादा दबाव हो गया, उस सब चीजों को भी बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ये पेन को रिलीफ देने में भी, मैं आपको नेक्स्ट साइड में दिखाऊंगा कि पेन को रिलीफ देने में भी ये काम करता है। और इसके फायदे क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बंदा बीसीएम को इस्तेमाल करना चाहे, बीसीएम को इस्तेमाल करने का सबसे सही वक्त है सुबह के वक्त, खाली पेट। आप उठने के बाद आप फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद ल्यूक वार्म वाटर पिए और उसके बाद बीसीएम करें। शुरुआत में बीसीएम के ऊपर पहले से 15 मिनट खड़ा होना ना शुरू करें, क्योंकि किसी का भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑप्टिमम नहीं होता। अगर जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो आराम से चल रहा है उसको अचानक से बहुत तेज किया जाएगा तो समस्याएं हो सकती है, चक्कर आने जैसा सेंसेशन हो सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, इचिंग हो सकती है, पैरों में रेडनेस हो सकती है। और बीसीएम इस्तेमाल करने के बाद ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसकी वजह से ये रिकमेंडेड है कि पहले आप कुर्सी पे बैठ जाइए और केवल पैरों को फर्मली बीसीएम प्लेट पे प्रेस करके, पैरों को प्रेशर डालते हुए, घुटने के ऊपर दोनों हाथ रख के प्रेशर डालते हुए, जितना एडिक्वेट प्रेशर आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप बीसीएम को स्टार्ट कीजिए। बीसीएम धीरे 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 आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। उसके बाद आप एक जमीन पे खड़े होकर के एक पैर रख करके स्टेप स्टैंडिंग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप दीवार या किसी और चीज के सहारे बीसीएम मशीन पे खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कानों के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसमें हमारा बैलेंसिंग लिक्विड होता है। जब हम गोल गोल घूमते हैं, आप लोगों ने बचपन में वो खेल खेला होगा, दो लोगों के साथ पकड़ के या हाथ में कुछ पकड़ के हम गोल गोल घूमते हैं, तो हमें चक्कर जैसा आने लगता है अगर हम ज्यादा देर गोल गोल घूमते हैं। तो जब बीसीएम पे खड़े होते हैं तो हम तो गोल गोल नहीं घूमते, लेकिन जो हमारे शरीर में लिक्विड होता है वो गोल गोल घूमता है। तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग लिक्विड है वो भी गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आने जैसा सेंसेशन कुछ लोगों को बीसीएम करने के बाद हो सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि हम गिरने वाले हैं। तो पहली बात तो डरिए मत, ये कोई हिमालय के पहाड़ पे आप नहीं खड़े होते, ये 1 फीट से भी कम ऊंचाई है, एक सीढ़ी के जितनी ऊंचाई है। अगर आपको गिरने का जैसा लगे तो आप आराम से कूद सकते हैं, कुछ नहीं होगा। उतनी ऊंचाई से गिरने पे भी कुछ नहीं होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बीसीएम आपको उछालता नहीं है, गिराता नहीं है, ये सिर्फ ये सेंसेशन लगता है ऐसा चक्कर आने जैसा कि हम गिर जाएंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो आपको वो इसलिए किया गया है पीछे की तरफ गिरने जैसा सेंसेशन, क्योंकि नॉर्मली हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से हमारे जो पंजे हैं, क्योंकि पंजों पे, टो पे बॉडी का वेट कम होता है, तो टो हमारा उठ जाता है। लेकिन जो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स पॉइंट और एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारी उंगलियों में और टो में भी है, तो वो उठे ना, इसके लिए जरूरी है कि उसको प्रेस करके रखा जाए। इसीलिए बीसीएम मशीन को इस हिसाब से बनाया गया कि जब आप उस पर खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आप पीछे की तरफ गिरेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक टेंडेंसी पैदा होती है आगे की तरफ प्रेशर डालने की, ताकि हम पीछे ना गिरे। उसके पीछे का रीजन यही है, ये आपको गिराता नहीं है। तो आप पहले 1-2 दिन 3 दिन आप किसी चीज की सपोर्ट के साथ खड़े हो सकते हैं। उसके बाद आप विदाउट सपोर्ट सीधे खड़े होइए, अपने स्पाइन को, अपने बैक को पूरा सीधा रखिए और अपनी ही हाइट पे देखिए, एकदम आंखों को जमीन के एकदम पैरेलल रखिए और अपनी आंखों पे देखिए। ये सही तरीका है बीसीएम की शुरुआत करने का। कुछ कंडीशंस है जिसमें बीसीएम का इस्तेमाल करना प्रोहिबिटेड है। जब शरीर में किसी भी तरह की एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, एक्टिव ब्लीडिंग जहां से खून निकल रहा हो, निकल सकता हो, सिंस ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है तो ब्लड के फ्लो होने की स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर कहीं एक्टिव ब्लीडिंग है, कहीं ऐसा कुछ है जिससे शरीर से खून बाहर आ रहा है या आ सकता है, तो वो खून बाहर आने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, वहां से खून तेजी से निकलना शुरू हो सकता है। जिन लोगों को कार्डियक पेशेंट जो ऐसे एट रिस्क हैं, जिनको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है या पेसमेकर लगा हुआ है, वो इस्तेमाल ना करें। अगर
ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुई है और वो रिपेयर नहीं हुआ है, जैसे ब्रेन हैमरेज होता है उस केस में अगर रिपेयर नहीं हुआ है, ब्लीडिंग है वो रिपेयर नहीं है, तो उस केस में इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा तेज बुखार हो तो उस केस में इस्तेमाल ना करें। इन्फेक्टिव स्किन डिजीज, ऐसा कोई बीमारी आपके स्किन में है जो फैलता है स्किन में, तो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो बीमारी भी तेजी से पूरे शरीर में फैलनी शुरू करेगी। किडनी फेलियर ऑन डायलिसिस, किडनी के जो पेशेंट जिनकी डायलिसिस चल रही हो वो इस्तेमाल ना करें। कैंसर, जो फैलने वाला कैंसर है, जो बॉडी में फैल सकता है, यानी अगर आप श्योर नहीं है, अगर आप उसका सही से टेस्टिंग नहीं हुआ है कि कोई ट्यूमर है या कैंसर है, वो फैलने वाला है या नहीं है, तो बीसीएम इस्तेमाल ना करें। या अगर पता है कि फैलने वाला है तो इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर श्योर कंफर्म पता है कि फैलने वाला नहीं है तब आप कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग मेनिस्ट्रेशन, किसी के पीरियड्स में अगर नॉर्मल से लंबे समय तक चलता है वो, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तब नहीं, पीरियड्स के दौरान, जब भी महिलाएं पीरियड्स में हो तो उस दौरान बीसीएम को इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान बीसीएम को इस्तेमाल ना करें। जो भी मरीज पेसमेकर इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके शरीर में मेटेलिक इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टेंट के केस में, तो पेसमेकर और स्टेंट अलग अलग है। स्टेंट एक स्प्रिंग है, वो भी एक मेटेलिक इम्प्लांट है, लेकिन आप देखेंगे कि स्लाइड में क्लियरली लिखा हुआ है मेटेलिक इम्प्लांट्स इन बोन्स। अगर हड्डियों में कोई मेटेलिक इम्प्लांट लगा हुआ है तो इन दैट केस बीसीएम को नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से हड्डियां हिलेंगी, वो इम्प्लांट भी हिलेगा, उसकी वजह से वो इम्प्लांट टूट सकता है, अपनी जगह बदल सकता है, या कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। अगर स्क्रू लगे हुए हैं तो स्क्रू निकल सकते हैं। तो अगर बोन में कोई इम्प्लांट है, जैसे रॉड वगैरह डाली जाती है कहीं फ्रैक्चर होने पे, या प्लेट लगा के स्क्रू लगाए जाते हैं, या टेंशन बैंड वायरिंग की जाती है, तो ये सारी चीजें अगर हड्डियों में कोई मेटेलिक इम्प्लांट है तो इस्तेमाल ना करें। स्टेंट अगर लगे हुए, किसी को कार्डियक स्टेंटिंग हुई है तो उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी एक्टिव स्टेज में है, यानी ठीक नहीं हुई है, उस केस में बीसीएम इस्तेमाल ना करें। अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, यानी ब्लड प्रेशर तो बहुत सारे लोगों का बढ़ता है और ब्लड प्रेशर में बीसीएम मशीन फायदा करती है, लेकिन कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जो अचानक से बहुत ज्यादा सूट अप करता है, 200 के ऊपर पहुंच जाता है, 250 के ऊपर पहुंच जाता है, और मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता है वो। ऐसे केस में ब्लड बीसीएम का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स, पैरों में, जांघों के पीछे और घुटने के पीछे, इस तरह से आपने देखा होगा थाइज में, लेग्स में कि नसें नजर आती है, गुच्छा सा नजर आता है, वो हमारे पैरों के नसों में ब्लॉकेजेस हैं। तो उस केस में अगर आप ये बीसीएम मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लड को अच्छे स्पीड में फ्लो करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, लेकिन ब्लॉकेज एक ही दिन में निकल जाए तो जरूरी नहीं है। ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होता है तभी वेरिकोस वेन होता है, इतना ब्लॉकेज एक तुरंत नहीं निकल सकता। तो उस केस में अगर बीसीएम का इस्तेमाल किया गया तो वो वेन्स फट सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल हेमोरेज हो सकता है, जिसकी वजह से ना करें। वुमेन इन मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान बीसीएम का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बीसीएम इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में है, या बीसीएम आप कोई हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, लोगों को थेरेपी देने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हिंदी, इंग्लिश, और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज है, जिसकी कोई डिफरेंट लिपि है, तो अपने रीजनल लैंग्वेज, रीजनल स्क्रिप्ट में इसको लगा करके वो पोस्टर लगा दे। कई बार मैंने देखा है कि लोग किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उसको बीसीएम का डेमो दिखाने के लिए वो इतना एक्साइटेड होते हैं कि उससे पूछते नहीं कि आपको कोई इम्प्लांट तो नहीं लगा हुआ, या फीमेल है तो उनसे पूछते नहीं कि आप कहीं पीरियड्स में तो नहीं है। ऐसी गलतियां ना करें, और जहां भी बीसीएम रखें वहां पे ये पोस्टर लगा के रखें, ताकि अगर आप गलती से बताना भूल भी जाए तो सामने वाला बंदा पढ़ ले उसको और वो अपने कंडीशन को मैच कर सके और कोई नुकसान होने से बचा जा सके। बीसीएम को 15 मिनट तक इस्तेमाल करना स्टैंडिंग पोजीशन में 5 किलोमीटर वॉकिंग के जो ब्रिस्क वॉक होता है, फास्ट वॉक है जिसको जॉगिंग कह सकते हैं, उसके बराबर होता है। बीसीएम करने के फायदे, और जो वॉकिंग से, अगर आप कोई किसी को बोलेंगे कि ये 5 किलोमीटर वॉक के बराबर है, जॉगिंग के बराबर है, तो बंदा बोलेगा कि अच्छा 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर है तो मैं 5 किलोमीटर जॉगिंग या वॉकिंग ही रोज कर लूंगा, इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत है। तो ये उसके बराबर तो है, लेकिन इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे नॉर्मल जॉगिंग के दौरान ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल वे में होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन स्पाइरल वे में होता है, जिससे उसकी स्पीड अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ज्यादा होती है, इंश्योर होता है कि वो हर हिस्से तक पहुंचे। दूसरा, ये ब्लॉकेजेस को भी हटाता है, जो नॉर्मल वॉकिंग में ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होते। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को अप करता है, बीएमआर को,
नॉर्मल, और बीसीएम भी आप करता है। कैलोरीज बर्न करता है नॉर्मल जॉगिंग, और जो बीसीएम है उसको भी, उस केस में भी कैलोरी बर्न करता है, लेकिन कैलोरी के साथ आपका जो न्यूट्रिशनल कैलोरी है, जो आपके जीने के लिए, डे टू डे वर्क के लिए जरूरी है, ये उसको बर्न नहीं करता है। ये इसका एडवांटेज है। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट रिडक्शन। आपने देखा होगा कि कई लोग कई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट उनका बढ़ता है, जैसे थायराइड के केसेस में। नॉर्मल वॉकिंग में उस केस में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बीसीएम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैरों में जो थायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है, हमारा एक्यूप्रेशर प्लेट, उसको भी स्टिमुलेट करता है और थायराइड फंक्शन को नॉर्मल की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से विदाउट मेडिसिन हमारा थायराइड की T4 TSH के वैल्यूज अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाते हैं और अपने आप ही वेट रिडक्शन में हेल्प होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये रिफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, मसाज का इफेक्ट देता है। नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग में आप थकते हैं, आपके पैरों में दर्द होता है, जबकि बीसीएम करने से आपको एनर्जी मिलती है और आपको अगर पैरों में या कहीं भी कोई दर्द है तो वो ठीक होता है। उसके बाद सारे उम्र के लोग या बहुत ज्यादा वजन वाले लोग, बीमार लोग ये जॉगिंग नहीं कर सकते। बीसीएम कोई भी कर सकता है, 4 साल से लेकर के 100 साल, मैंने 100 साल के ऊपर के बंदे को भी बीसीएम कराया है, कोई भी कर सकता है। और जो लोग किसी सीवियर बीमारी से पीड़ित है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से लोग पीड़ित होते हैं, इस तरह के लोग बीसीएम नहीं कर पाते हैं, जिनके घुटने में बहुत दर्द है वो बीसीएम नहीं कर पाते हैं। पैरालिसिस वाले लोग, सॉरी बीसीएम की बात करो, जॉगिंग नहीं कर पाते हैं। पैरालिसिस वाले लोग जॉगिंग नहीं कर सकते। आप एक पैरालाइज बंदे से वॉक करने की या जॉगिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बीसीएम ये सारे ही लोग कर सकते हैं। जिन लोगों के पास समय की कमी है वो जॉगिंग नहीं कर सकते। बीसीएम सिर्फ 15 मिनट में 5 किलोमीटर नॉर्मल जॉगिंग करने में 45 से 50 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बीसीएम 15 मिनट में उस फायदे को देता है। जॉगिंग करने में आपके शरीर का मैक्सिमम एफर्ट लगता है। अब देखिए, अगर आपका शरीर का वजन ज्यादा है, नॉर्मल भी वजन है, तो आप जब जॉगिंग करेंगे 5 किलोमीटर तो आपका जो न्यूट्रिशनल कैलोरी है वो तो बर्न होगा ही, उसके साथ साथ आपके सारे टिश्यूज पे, मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपके एंकल पे, आपके घुटनों पे, कमर पे, सारे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपका टाइम जाएगा, आपको भूख लगेगी, आप ज्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे, उल्टा वजन बढ़ जाएगा। जबकि बीसीएम के केस में एफर्ट जो होता है वो मिनिमल होता है। आपने कई बार सुना होगा, एक सेलिब्रिटी थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए। एक और राइटर थे फेमस, वो एक पार्क में जॉगिंग के दौरान उनको हार्ट अटैक आया था। अगर हार्ट में, आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज है और अगर आपने जॉगिंग या दौड़ना शुरू किया, अचानक से ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, तो सिंस आपके हार्ट पे भी ब्लड का पंपिंग, हार्ट के जो ब्लड की स्पीड, जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, वो मैनुअल, वो फिजिकल इफेक्ट की वजह से बढ़ता है। तो ब्लड को पंप करने का काम जो करता है, यानी हमारा हार्ट, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। जब आप जॉगिंग करते हैं, आप देखेंगे आपका हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करता है। नॉर्मल जो हार्ट बीट का रेट है 72 पर मिनट है, लेकिन अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या तेज वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका हार्ट नॉर्मल से तेज बीट करता है, 100, 120, 130 तक पहुंच जाता है। लेकिन जिनका हार्ट के आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज है या हार्ट वीक है या उन्होंने ज्यादा तेज कुछ कर लिया और एक लिमिट से ज्यादा हो गया, तो हार्ट फेल होने का भी कंडीशन आ सकता है। जबकि बीसीएम में हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हार्ट अपने नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल रिदम में बीट करता है। ब्लड को, सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम हमारा स्पाइरल वाइब्रेशन और रिफ्लेक्सोलॉजी की टेक्नोलॉजी से होता है, इसीलिए हार्ट एकदम सेफ रहता है। अब पोस्चर्स, बीसीएम से क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती है और उनके लिए क्या क्या पोस्चर्स हैं, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। घुटने के दर्द के लिए अपना पैर, जिस पैर के घुटने में दर्द है उस पैर को फ्लैट बीसीएम पे रखिए, और जो घुटना का जो मोड़ है वो एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, तो दूसरे पैर को उसी हिसाब से स्ट्रेच कीजिए। ये आपके घुटनों के दर्द में, पैरों में जो नंबनेस होती है या जो पैरालिसिस के केस में जो नंबनेस होती है उसमें, और स्टिफनेस में, जब जोर अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं, उसमें काम करेगा। सीधा खड़ा होने से डायबिटीज में, वेट रिडक्शन में, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में, थायराइड में, ब्लड शुगर में, जो डायबिटीज मैंने बता ही दिया, वेट रिडक्शन में, ये सारी चीजों में काम आता है। अगर आप इसके ऊपर पीठ के बल लेटते हैं, इसके ऊपर 1 इंच का कम से कम गद्दा डालिए, तो ये बैकएक में, साइटिका में, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में, फ्रोजन शोल्डर में, कंधे के नीचे रख के उसको लेटिए। अगर आपको पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और पेट के ऊपर से चर्बी घटानी है, तो आप पेट डाल करके लेट सकते हैं। तो इस तरह के पोस्चर्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के केस में, पाइल्स के केस में, साइटिका पेन के केस में, और वेट में, जिन लोगों का खासतौर पे हिप्स और थाइज का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है,
तो और वीक एब्डोमिनल मसल्स हैं उसके केस में देख सकते हैं उल्टा लेट करके या बीसीएम मशीन के ऊपर बैठ करके पैरों को सीधा रख करके इस मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग पोस्चर्स में। इस बीसीएम मशीन के बारे में आप देख सकते हैं कि इसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये अमेरिका इन्वेंशन एंड क्रिएशन अवार्ड 1997 जीत चुका है। इसके अलावा ये कल्चर कम्युनिकेशन अवार्ड जीत चुका है ताइवान रीजन में और इसका प्राइस बताया गया है। अब इसके बाद बीसीएम के बाद हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज आवर हेड केयर अपैरेटस, मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस। मल्टी फंक्शनल उसको क्यों कहते हैं, कैसे काम करता है, क्या रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज टीएन्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस। इससे आप लोग बखूबी परिचित होंगे। ये एक बहुत ही चमत्कारी डिवाइस है। इसको कुछ लोग बीपी मशीन बोलते हैं, कुछ लोग ब्लड बीपी बैलेंसिंग मशीन बोलते हैं। ये मशीन एक्चुअल में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा कमाल बायो इलेक्ट्रिसिटी, लेजर लाइट्स और थोड़ा सा कमाल वाइब्रेशन का है। जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों से। पहले बायो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा माना जाता था 18वीं शताब्दी में कि जो हमारे नर्व्स है, नर्व्स यानी जिसके थ्रू हमारे बॉडी कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन से, तो ब्रेन को ही ब्लड बॉडी के सारे हिस्सों को सिग्नल्स देने होते हैं और बॉडी के सारे ऑर्गन सारे हिस्से ब्रेन को भी जो रिवर्स सिग्नल देते हैं वो भी नर्व्स के थ्रू ही देते हैं। तो 18वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि ये जो एक फ्लूइड के थ्रू या लिक्विड के थ्रू ये सिग्नल, ये लिक्विड फ्लो होता है उसमें, उसके थ्रू ये सिग्नल्स पास होता है। नर्व्स में कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो होता है, लेकिन बाद में जब नर्व्स के ऊपर स्टडी किया गया तो पता चला है कि ये कोई ट्यूब या पाइप जैसा नहीं है, ये तो तार है, वायर है ये। तो ये इसके अंदर से कोई लिक्विड तो फ्लो नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे काम करता है। तो ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी के कई एग्जांपल मिलते थे, जैसे एबोनाइट की रॉड वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, या विंटर के टाइम में जब नायलॉन या इस तरह का वुलन क्लॉथ आपकी बॉडी से टकराता है तो आपने चिंगारियां या आवाज को फील किया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के कई एविडेंस तो मिलते थे, लेकिन पता नहीं था कि टिश्यूज में, ऑर्गन में, सेल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। इसको कोई मानता नहीं था, लेकिन बाद में जब नर्व्स के अंदर से नहीं फ्लो हो सकता कोई लिक्विड, इस चीज का पता फिजियोलॉजी में और मेडिकल साइंस में पता चल गया, तो ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है ये, कैसा है ये, कहां से आया, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मान लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे इंसानों के शरीर में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रिसिटी है, हर सेल में इलेक्ट्रिसिटी है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी होता है। उन्होंने सेल और टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म को चेक किया तो एक बहुत ही माइनर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पाई गई। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करते, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ही तब करेगी जब दो तरह के पोल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको धनायन और ऋणायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस एंड आयंस। तो दोनों ही जब मौजूद होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी। तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि धनायन और ऋणायन शरीर में मौजूद हो। अब ये धनायन और ऋणायन का रोल कौन निभाता है हमारे शरीर में वो बताऊंगा मैं, तब आप समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और बायो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल हो सकता है। 4 तरह के एलिमेंट हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड। तो जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है वो धनायन, पॉजिटिव आयन है, और जो क्लोराइड है वो नेगेटिव आयन है। अगर शरीर के अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी हो तो पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी, यानी हमारा शरीर जो है वो नेगेटिवली चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और अगर हमारे शरीर के अंदर क्लोराइड की कमी हो जाए तो हमारा शरीर पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ऋणायन की, नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी। अब इसकी वजह से सिंस पूरे शरीर में बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं कि कौन से अंग को क्या फंक्शन करना है, ये सिग्नल भी बायोइलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जाता है। कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सिग्नल भी बायोइलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही, रिवर्स सिग्नल भी ब्रेन को अंग ही भेजता है और उससे मदद मांगता है। अब इसके लिए छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि जब ये कम्युनिकेशन के साधन, मोबाइल, वायरलेस, ये सब चीजें नहीं हुआ करते थे तो कबूतरों से संदेश भेजा जाता था।
तो बहुत बड़े बड़े राज्य होते थे और राजाओं ने बॉर्डर्स पे जो टुकड़ियां होती थी, वहां पे जो सेना होती थी, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए, अब हजारों मील दूर कोई सेना बैठी हुई है राजधानी में, राजा के पास अगर कोई अटैक हुआ बॉर्डर पे, तो वो कैसे मैसेज भेजेंगे? तो वो कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के वो भेजते थे, क्योंकि घोड़े से या दूध से भी संदेश इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो जो समझदार राजा होते थे, उनको जब किसी राज्य पे आक्रमण करना होता था, तो वो क्या करते थे, पहले अपने जासूस भेजते थे उस राज्य में, और वो जासूसों का काम क्या होता था, वो कबूतरों को पकड़ने में ट्रेंड होते थे। कबूतरों को पकड़ने के लिए वो जो फीमेल पिजन होता, कबूतरी का इस्तेमाल करते थे, उसके पैर में धागा बांध के उसको उड़ाते थे, और वो जो जासूस कबूतर होता था वो अट्रैक्ट होकर के उसके पीछे पीछे आ जाता था वो जासूस के पास। वो जासूस उस कबूतर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो क्या करता था, उसके पैर में बंधी हुई चिट्ठी को बदल देता था। यानी अगर बॉर्डर पे बैठी हुई फौज ने अपने राजा को ये मैसेज भेजा है कि अटैक का संभावना है, बॉर्डर के उस पार दुश्मन की फौज जमा हो रही है, आप हमें रेनफोर्समेंट भेजो या और सेना भेजो या ताकत भेजो, तो उसकी बजाय वो उसमें एक चिट्ठी लिख के मैसेज डाल देते थे कि बॉर्डर पे सब ठीक ठाक है। तो राजधानी में जो राजा बैठा हुआ है, वो सोचता था सब ठीक ठाक है, सब शांति से चल रहा है। दुश्मन देश की सेना वहां पे अटैक कर देती थी, वहां पे कम सेना होती थी, वो हार जाते थे, वो देश के अंदर घुस जाते थे। इस तरह की स्ट्रैटेजी पहले अपनाई जाती थी। वैसे ही होता है जब हमारे ऑर्गन हमारे ब्रेन को सही सिग्नल नहीं दे पाते, और हमारे ब्रेन हमारे ऑर्गन को सही सिग्नल नहीं दे पाता, ये माल फंक्शनिंग क्या होती है, तो हमारे शरीर में या तो पोटेशियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, या सोडियम की कमी हो गई, या क्लोराइड की कमी हो गई, तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये सिग्नलिंग में भी गफलत पैदा होती है, जिसकी वजह से रॉन्ग सिग्नल्स पास होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई, जैसे हम नॉर्मल पोजीशन में है, रेस्ट कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं बैठ के, तो हमारे बॉडी का को जो सारे ऑर्गन रेस्टिंग पोजीशन में है, तो उसको ब्लड फ्लो नॉर्मल चाहिए। या हम कोई काम भी कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से ब्लड फ्लो चाहिए। लेकिन एक रॉन्ग सिग्नल, बायोइलेक्ट्रिसिटी के इम्बैलेंस की वजह से एक रॉन्ग सिग्नल ब्रेन को जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन को लगता है कि इस ऑर्गन को ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, और वो स्टिमुलेट करता है हार्ट को कि ब्लड फ्लो बढ़ाओ। वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, दैट रिजल्ट्स इन हाई वैल्यूज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या हमें किसी तरह की सिकनेस होती है, जब हमें किसी ऑर्गन को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, एक बायोइलेक्ट्रिसिटी में इम्बैलेंस की वजह से एक गलत सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को लगता है कि इस ऑर्गन को ब्लड की कम जरूरत है, और वो ब्लड के सप्लाई को रेगुलेट करके डिक्रीज कर देता है, ब्लड का जो फ्लो का प्रेशर है वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हाँ, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ब्लड प्रेशर बायो इलेक्ट्रिसिटी के इम्बैलेंस की वजह से भी लो और हाई हो सकता है, क्योंकि कई बार आप लोगों को जब इस चीज के मशीन के बारे में बताएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है। तो ये बायो इलेक्ट्रिसिटी के बैलेंसिंग की वजह से करती है। जब आप इस मशीन को होल्ड करेंगे हाथ में, तो इसके चारों कॉर्नर्स पे एक मेटेलिक लूप बना हुआ है, वो आपके बॉडी के टच में आता है। उसके बाद जैसे ही दूसरा हाथ आप उसके जो ये दांत निकले हुए हैं कॉम जैसे, उस पर टच करेंगे तो देखेंगे वो लाइट जलती है, यानी एक लूप क्रिएट होता है, वो एक सर्किट पूरा हो जाता है। तो एक आर्टिफिशियल बायो इलेक्ट्रिसिटी जैसा ये क्रिएट करता है। इसमें एक कंप्यूटराइज चिप लगा हुआ है, जो पहले तो ये सेंस करता है, क्योंकि आपने एक तरफ से टच किया, आपकी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी को फील हुआ, और जैसे ही आपने दूसरी तरफ से टच किया, चाहे वो सिर पे टच किया हो, हाथ में टच किया हो, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में टच किया हो, तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्बैलेंस होता है वो उसको सेंस करता है, और उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है। क्योंकि किसी भी माध्यम, क्योंकि ये सब इम्बैलेंस क्यों होगा कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और क्लोराइड, इन सब चीजों में से या तो कोई चीज, एक चीज या दो चीज या चारों चीजें या तो कम हो गई होंगी या ज्यादा हो गई होंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मेडिसिन खिला करके उस कमी को एक ही दिन में पूरा कर दिया जाए या परमानेंटली ठीक कर दिया जाए। लेकिन इस मशीन के इफेक्ट की वजह से बायो इलेक्ट्रिसिटी को आर्टिफिशियली तो थोड़ी देर के लिए बैलेंस किया जा सकता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बैलेंस हो जाता है, और ब्रेन और ऑर्गन का कनेक्शन सही हो जाता है। दोनों के बीच में सिग्नल्स का आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान सुचारू रूप से होने लगता है, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है।
कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बाईं कलाई पे और घटा हुआ है तो दाईं कलाई पे होता है। तो ये चीज डिपेंड करता है कि जो सिग्नल जा रहा है, जब ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहा है तो उस केस पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको बाईं कलाई पे ले रहा है, तो ब्लड का जो रिवर्स फ्लो होता है वो दाईं कलाई से होता है, तो उस केस में आपको दाईं कलाई पे लेना है। लेकिन इसमें एक और रीजन है, लेजर लाइट्स। अब लेजर लाइट्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो जो हमारे शरीर में बायोइलेक्ट्रिसिटी के इम्बैलेंस की वजह से ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है, उसको ये बैलेंस करके शरीर के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करके हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि केवल मशीन देंगे, बीसीएम मशीन के केस में भी बोलते हैं और हेडकेयर के केस में भी बोलते हैं कि क्या केवल मशीन देने से ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं, उन चीजों को जो भी कमी हुई है शरीर में, अगर बायोइलेक्ट्रिसिटी की का इम्बैलेंस है तो ये उसको टेम्परेली रेगुलेट कर सकता है। इसका असर खत्म होने के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ब्लड प्रेशर फिर से राइज करना शुरू करेगा या लो होना शुरू करेगा, तो थेरेपी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। और साथ में जो वो कंडीशन है बॉडी का, जो इन्हें ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, कभी कभार किसी किसी को केवल बायोइलेक्ट्रिसिटी के बैलेंस की वजह से होता है तो वो तो इससे ठीक किया जा सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर मोस्टली किसी न किसी बीमारी का रीजन होता है। तो जो एलोपैथी मेडिसिन है वो क्या करती है, अगर आपके शरीर में जो बीपी की मेडिसिन होती है उसमें उसी अनुपात में ये सारी चीजें होती है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, बायोइलेक्ट्रिसिटी के बैलेंस को सही कर सके। वो टेम्परेली, अगर एक गोली खाई उसका 6 घंटे का असर रहने का, वो 6 घंटे के लिए सही कर देता, आप सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, कहीं कोई क्लॉटिंग है, कहीं कोई ब्लॉकेज है, इसकी वजह से, कहीं कोई चोट लगी, इसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर या कुछ सही हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वो सही नहीं होगा। आपको उस रीजन को भी सही करना होगा, उसके लिए जो भी थेरेपी या जो भी सप्लीमेंटेशन जरूरी है वो करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के क्या क्या तरीके हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के जो नॉर्मल तरीके हैं वो है नंगे पैर चलना। नंगे पैर, जब पुराने जमाने में मैं भी गांव में रहता था तो घास पे नंगे पैर चलता था। वो जो अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी है, अर्थ भी एक मैग्नेट है और वो उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे शरीर के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर देता है। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विथ वाटर, जब आप नहाते हैं दिन में 2, 3, 4 बार, तो वो पानी हमारे पूरी बॉडी से बहता हुआ जमीन तक जाता है और फिर वो अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी के साथ पूरी बॉडी का कांटेक्ट लाता है, जिसकी वजह से वो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होती है। या फिर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करती है। मल्टीफंक्शनल हेडकेयर अपैरेटस जो है, ये एक इंटीग्रेटेड ट्रीटिंग इक्विपमेंट है। आप देख सकते हैं इसमें ट्रीटिंग इक्विपमेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी ये ट्रीटमेंट करने के लिए है, विच कैन बैलेंस ब्लड प्रेशर एंड डिलीवर लेजर एंड वाइब्रेटिंग मसाज। लेजर मसाज के क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक इंटेलिजेंट मोनोचिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ये रीड करता है कि बायोइलेक्ट्रिसिटी में क्या नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, और उसके हिसाब से वो सप्लाई देता है, अब्सॉर्ब करता है। तो ये ब्लड प्रेशर को उस हिसाब से बैलेंस करता है। अगर इसको हम पढ़े तो देखें, बाय टचिंग बैकेट इनसाइड द मशीन, मल्टीफंक्शनल हेडकेयर apparatus कैन बी लिंक्ड टू द ह्यूमन बॉडी to form closed circuit of electromagnetic field, therefore adjusting bioelectricity and balancing the blood pressure. Rid the spasm of vascular smooth muscle, improve the blood circulation, boost and lower the blood pressure. तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन, जब ये उस बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर लेता है, उसके बाद बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होने की वजह से जो शरीर का सारा पैरामीटर है वो सारे नॉर्मल फंक्शन में आ जाते हैं। तो वो जो वस्कुलर स्पैज्म है अपना, जो हमारा हार्ट है, वो जिस तेजी से बीट कर रहा होता है ब्लड को पंप करने के लिए, उस चीज को वो उसके मसल्स को स्मूदन करता है। वो जो स्पैज्म होता है, वस्कुलर स्पैज्म जो बीट होता है, जो जैसे हार्ट को पिचकना और फूलने वाला जो पंप वाला जो एक्शन होता है, उसको वो इम्प्रूव कर देता है। तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है और ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है। ब्लड वेसल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। जो इसके अंदर, खून के अंदर जो थक्के जम बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज पैदा होने की संभावना हो जाती है, जिसको आर्टियोसेलरेसिस बोलते हैं, तो वो सारी चीजों को ये रोकता है। जो इसके अंदर लेजर लाइट, जो इंफ्रारेड लेजर लाइट है, वो इस चीज में हमारी हेल्प करती है, कहीं से भी क्लॉट्स हटाने में।
तो इसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिकोस वेन्स के ऊपर। जिन लोगों को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है या ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, तो कनपट्टी में, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे आप इसकी डायरेक्ट थेरेपी ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये वहां पे क्लॉट्स को हटाएगा। इसका आप चेस्ट के ऊपर हार्ट की आर्टरी जहां से गुजरती है वहां पे भी डायरेक्टली थेरेपी ले सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको किसी को हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, ये उसको भी क्लियर करेगा। और इसके अलावा ब्लड साफ आपका होता जाएगा, उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकालती जाएगी। इसके अलावा जब हम कलाई पे जो नर्व होता है ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा जब किसी को भी बीट्स को नापना होता तो कलाई को या गर्दन के पास इस तरह से, तो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड का जो स्पीड है वो विस्कोसिटी के हिसाब से पता चलता है, तो वहां पे जब कलाई पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड की विस्कोसिटी को, ब्लड की जो तरलता होती है, ब्लड की जो उसको ये घटाने का काम करता है, ब्लड की थिकनेस को घटाने का काम करता है। तो जिसकी वजह से खून पतला होना, आपने कई बार सुना होगा कि ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम वाले लोगों को बोलते हैं कि इनका खून मोटा हो गया, या पैरालिसिस का प्रॉब्लम होता है उनको बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो गया, मोटा नहीं सॉरी गाढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बार बार शरीर में क्लॉट बन रहे हैं, तो उनको खून पतला करने वाली दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको एक नेचुरल तरीके से ये खून को पतला करना शुरू कर देता है, ब्लड की विस्कोसिटी को घटाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा खून होता है वो आसानी से फ्लो करना शुरू कर देता है, और उसमें ब्लॉकेज की संभावना भी कम हो जाती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव हो जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, अब हम इसमें जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है लेजर लाइट इरेडिएशन। जो लेजर या जो इसमें लाल कलर की आप लाइट जलती हुई देखते हैं, इंफ्रारेड लाइट जैसी, ये जो सेरेब्रो वस्कुलर डिजीजेज होते हैं उसमें काम करता है, यानी हमारे हार्ट में कहीं कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाने का काम करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हमारे हार्ट ब्रेन में, हार्ट की आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होते हैं उसको। डायबिटीज के ऊपर ये कैसे काम करता है, तो जब आप इसका मसाज आप पेट के ऊपर अगर आप करते हैं, तो ये जहाँ पे हमारा पेनक्रियाज होता है वहां पे अगर आप काम करते हैं, तो ये जो पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं या जिनको पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम होती है, उन सेल्स को ये स्मूदन करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में भी ये हेल्प करता है। कैंसर के केस में, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट पे मसाज करने से आप ब्रेस्ट ट्यूमर्स को खत्म कर सकते हैं इसकी मदद से। और कैंसर के केस में सिंस ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ तो ये नए सेल्स के रीजनरेशन को प्रमोट करता है, तो हमारे शरीर में फाइटर सेल्स भी नए बनते हैं और ये इम्यूनिटी को प्रमोट कर देता है। तो इसका जो थेरेपी है वो इस तरह के ट्यूमर या कैंसर जो फैलने वाले नहीं है उसमें करने से उसमें भी फायदा होता है। एंटी एजिंग, आपको पता है लेजर थेरेपी बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, अगले स्लाइड में हम उसको देखेंगे। ये स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन के अंदर ब्लड, अगर स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर या कहीं पे भी आप इसका मसाज करते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से स्किन में नए, जो हमारा स्किन है उसके नए सेल्स रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, और नए सेल्स रीजनरेट होने शुरू होंगे तो स्किन नई दिखेगी, नई दिखेगी मतलब एंटी एजिंग हो गई। इसके अलावा जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं वहां पे मेलानिन डेड हो जाते हैं। मेलानिन अगर मेलानिन भी एक सेल है, तो मेलानिन अगर डेड हो जाते हैं तो हमको मेलानिन के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और बॉडी की मेलानिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी जब स्किन के अंदर घट जाती है तो व्हाइट स्पॉट्स होने लगते हैं और वो फैलने लगते हैं। तो अफेक्टेड एरिया पे अगर आप हेड केयर मसाजर से, हेड केयर ऑपरेटर से मसाज करते हैं तो उसमें भी हेल्प होता है। अब लेजर एप्लीकेशन का एक एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि लेजर्स हीटिंग इफेक्ट, लेजर एक ऐसा हीटिंग इफेक्ट देता है जो आपको गर्मी के तौर पे अगर बहुत ज्यादा देर तक एक ही पॉइंट पे एक ही साथ कंसंट्रेट ना किया जाए तो महसूस, आपको गर्म महसूस नहीं होगा। ये बहुत ही माइक्रो हीटिंग देता है, इसीलिए इसको घुमाते रहने के लिए बोला गया है, एक ही पॉइंट पे स्टैटिक रखने के लिए नहीं बोला जाता है हेड केयर apparatus को। लेजर्स हीटिंग इफेक्ट will effectively speed up the production of collagen, therefore improving skin quality, contracting pores and इलास्टिसाइज स्किन। स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है, तो स्किन के अंदर जो झुर्रियां, फाइन लाइंस होते हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं। और कोलाजन एक एंजाइम है जो हमारे स्किन में जब वो उसका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है तो हमारे स्किन के अंदर ग्लो आना शुरू होता है। और जो हमारे स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं जिससे पसीना, जो फेस पे जो पसीना आता है जिनसे वो पानी बाहर आता है और जो ऑक्सीजन के इंटेक के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स होने से एक्ने और पिंपल्स की समस्या ज्यादा होती है। तो वो जो बहुत ज्यादा खुले हुए जो पोर्स होते हैं ये उसको क्लोज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल की समस्या भी
कम होने लगती है तो इसको फेस के ऊपर मसाज करके बहुत अच्छा ब्यूटी इफेक्ट लिया जा सकता है। बायोलॉजिकल एंटी एजिंग सेंटर ली मैंट्रिक्स प्लेस, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड तो वैसे भी ब्यूटी का सेंटर माना जाता है वर्ल्ड का। द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंटी एजिंग श्राइन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंटी एजिंग श्राइन बोला गया है जो मॉन्ट्रिक्स पैलेस है, सेंट्रल ली मॉन्ट्रिक्स पैलेस स्विट्जरलैंड का। वहां पे भी यही सेम फीचर जो हमारे हेड केयर अपरेटस में इस्तेमाल किया गया है उसको इस्तेमाल किया गया है वहां पे भी। तो वो फीचर आपको घर बैठे, आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं होगी। स्विट्जरलैंड आप घूमने जाइएगा टीएंस के साथ जरूर, लेकिन अगर आपको स्किन थेरेपी लेनी है तो वो आप घर बैठे ले सकते हैं इसकी मदद से। और इसका इस्तेमाल फेस पे ग्लो के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए, अगर आपको एक्ने या पिंपल ज्यादा होता है, डार्क स्पॉट्स ज्यादा है, या किसी भी तरह के फेस में ग्लो की कमी है, तो इन सब चीजों के लिए, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल और बेजान नजर आती है तो इन सब चीजों के लिए आप इस चीज का मसाज वाइब्रेशन ऑन करके कर सकते हैं। वाइब्रेटिंग मसाज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये सुनिए। इस मशीन के अंदर मल्टी फंक्शनल, ऐसे ये 3 तरह के फंक्शन है और कई तरह के रिजल्ट है। मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस को 2 तरह के वाइब्रेटिंग मोड होते हैं उसमें। एक होता है रुक रुक के वाइब्रेट करता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस वाइब्रेट करता है। तो जब आपको हेड पे मसाज करना है तो आपको रुक रुक के वाइब्रेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। जब आप बॉडी पे कहीं मसाज कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन वाला ऑप्शन चूज करना है। तो और ये जो इसके जो टूथ होते हैं, जो दांत होते हैं निकले हुए कंघे के जैसे, वो स्टैटिक नहीं होते, फिक्स नहीं होते, वो हिलते हैं। वो बॉडी के शेप के हिसाब से, हेड के शेप के हिसाब से टेढ़े होके मेढ़े होकर के अपने आप को एडजस्ट कर करके और सारे पॉइंट्स एक साथ टच कर सकते हैं। इंटरमिटेंट वाइब्रेशन, जो रुक रुक के वाइब्रेशन होता है, कैन बी यूज फॉर हेड केयर, व्हाइल नॉन स्टॉप वाइब्रेशन कैन यूज फॉर बॉडी केयर। वाइब्रेशन की वजह से ये चैनल्स, जो हमारे बॉडी में चैनल्स और कोलेट्रल्स होते हैं, उसमें ये चैनल्स को झाड़ने का काम करता है। और इसके अलावा ब्लड को जो एनर्जी की सप्लाई होती है हमारे ब्लड में, एनर्जी का जो फ्लो होता है, बायोइलेक्ट्रिसिटी की बैलेंसिंग होती है, उसको भी एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ट्रैंक्विलाइजर एंड पेन किलर का इफेक्ट देता है। कहीं पे कोई मोच आ गई, चोट लग गई, स्वेलिंग हो गई तो उसमें रिलीफ देता है और पेन किलर का इफेक्ट देता है। वाइब्रेशन कहीं भी होगा, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसलिए ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जो सॉल्युबल चीजें हैं जिनकी वजह से, जैसे कहीं पे कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, कहीं कोई अशुद्धि जमा हुई है, जो वेन्स ब्लड के स्किन के दूसरे और तीसरे लेयर तक में होते हैं, वहां तक इसका बहुत डीप इफेक्ट होता है। इसीलिए ये काम करता है वेरिकोस वेन्स में, जो उसके अंदर जो अशुद्धियां होती है, जो ब्लॉकेज होता है, वाइब्रेशन हेल्प करता है उसको तोड़ने में, उसको हिला करके वो वहां से निकालने में गंदगी को हेल्प करता है। और इसके अलावा थकान से, अगर आप कहीं से पैरों से थके हुए हैं, आप कहीं से वॉक करके आए हैं, आपके काफ मसल्स में पेन हो रहा है, तो पैरों पे इसका मसाज कर सकते हैं। और इसके बाद अलावा ये ऑर्गेनिज्म फंक्शन को इस्तेमाल करता है। जिन लोगों को पैरों में तलवों में दर्द की समस्या होती है कि जैसे ही पैर जमीन पे रखते हैं ऐसे लगता है कि सुई चुभ गई या पता नहीं क्या अंदर कोई घाव हो गया है पैरों के तलवों में, तो इस तरह का जिनको पेन महसूस होता है, वो पैर के तलवों पे इस हेड केयर अपरेटस से अगर मसाज लेते हैं तो वाइब्रेशन और जो हमारा लेजर लाइट्स है उसकी हीटिंग की वजह से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। गर्दन के ऊपर जिनको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, गर्दन के ऊपर वो ले सकते हैं थेरेपी उसकी। आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट में भी लाल कलर की लाइट जला करके वो पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर लाइट जला के छोड़ देते हैं। वो एक्चुअली एक हीटिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से एक हीटिंग मसाज होता है। उसके अलावा इसमें वाइब्रेशन मसाज भी है, तो दोनों की मदद से ये हेल्प पहुंचाता है। अप्लाइड टू दोज हु नीड टू बैलेंस ब्लड प्रेशर, यानी इसको ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई प्रेशर एंड हेवी स्ट्रेस के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन और सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल सफर फ्रॉम हेडेक एंड डिजीनेस, जिनको थकान या चक्कर आने की समस्या होती है, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कहीं ब्लॉकेज हो, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेन में ब्लॉकेज हो, वेन की ब्लॉकेज में खासतौर पे ये बहुत ही इफेक्टिव है। जो सॉल्युबल ब्लॉकेज होता है उसके केस में उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों के तलवों में जो दर्द के प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो हमारे जो लोअर एब्डोमेन एरिया है वहां पे और प्रोस्टेट के साइड में मसाजर के तौर पे इस्तेमाल करके, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चीजें याद रखिए, अगर कोई मेल अभी से, जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, जिसको ये प्रॉब्लम है उसके लिए तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रेगुलर, अगर कोई बीपी की भी समस्या नहीं है, रेगुलर 5 मिनट हेड केयर
और 10 या 15 मिनट बीसीएम मशीन इस्तेमाल करता है तो उसको 60 साल की उम्र में भी इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के डेट में जब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है और जो मोबाइल रेडिएशन है, मोबाइल टावर का रेडिएशन हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस केस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बहुत कम एज में लोगों को 30-32 साल, 25 साल, 35 साल की उम्र में हो रही है। तो जो लोग भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो वो हेड केयर अपरेटस और बीसीएम इस्तेमाल करना शुरू करें। रादर मैं सभी मेल को ये सलाह दूंगा कि इस्तेमाल करना शुरू करें, ये आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कभी होने नहीं देगा। ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर समझाया गया है, जिसमें डिस्प्ले कहाँ क्या है ये आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका मसाज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं, पैरों पे वेरिकोस वेन के पेट की चर्बी घटाने के लिए मसाज, और जो लेजर हीट है उसकी वजह से ये जहाँ पे फ्लैब्स हैं, जैसे होता है ना वजन तो कम हो जाता है लेकिन स्किन लटक जाती है, तो ऐसे केसेस में आप वहां पे मसाज कर सकते हैं। और स्पाइन पे इसका मसाज कर सकते हैं। स्पाइन में ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा जो ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लैब्स को, जैसे आर्म्स पे फ्लैब हो जाते हैं, स्किन लटक जाती है, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन हेड एग्जाम्पल का जो मसाज है, मल्टीफंक्शनल हेड केयर अपरेटस को कंघे के तौर पे 15 से 30 मिनट हर बार इस्तेमाल करना है। 1 या 2 बार दिन में इस्तेमाल करिए नॉर्मल यूज में। मिडिल लाइन ऑफ द हेड, जो सबसे पहले सिर के मध्य से नाक की सीध में जो लाइन खींचेंगे और सिर के मध्य से पीछे तक जाएगी, वहां तक उसको आप फ्रंट से शुरू कीजिए और एकदम पीछे तक ले जाइए। ऐसा नहीं कि बीच में ला करके छोड़ दिया। अगर आपके खासतौर पे महिलाओं के लिए बालों में अटकने की समस्या होती है तो हेड केयर अपरेटस इस्तेमाल करने से पहले अगर अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करके सुलझा ले तो ज्यादा सही रहेगा, बाल खींचेंगे नहीं आपके। और उसके बाद साइड्स में, पहले सेंटर ऑफ द हेड में कीजिए, उसके बाद साइड्स में जाइए और 4 साइड लाइंस होती है, दोनों तरफ, उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद जब आप ये करते हैं तो आपका मूड अच्छा होगा, हेड रिफ्रेश होगा, स्ट्रेस जाएगा, बीपी बैलेंस होगा, क्योंकि ये एक तरह से लेजर लाइट्स का शावर भी आपको देता है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। जब आप ये देखिए बॉडी में जो मेरिडियन चार्ट के अकॉर्डिंगली इसको दिखाया गया है कि अपरेटस को जब आप बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे मसाज करने के लिए आप ऊपर से नीचे की तरफ ही इस्तेमाल करेंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग वेरिकोस वेन के लिए चेयर पे बैठ के अपने पैरों पे करते हैं, तो वो क्योंकि बॉडी, हाथ जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, तो ये एक ऑटोमेटिक टेंडेंसी वो नीचे से करते हुए ऊपर लाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको हमेशा हेड टू टो की तरफ करना है। इसको ब्लैडर लाइंस में भी मसाज कर सकते हैं, जो वन की तरह ये पीडीएफ आप अपने अपने अपलाइन से या अपने सीनियर से ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे। तो ये आपको समझने में ज्यादा क्षमता है, क्योंकि आपको शायद ये स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा होगा, ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा। आप उसको अपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जूम करके अच्छे से देख सकते हैं। massage from head to toe, then massage 2 bladder lines labeled as 1 and other the 2 bladder lines labeled as 2. Vibration options can be chosen according to the specific situation. बॉडी पे मसाज करें तो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन ही यूज करना ज्यादा सही रहता है। इन चैनल्स को अगर आप मसाज करते हैं तो ये चैनल्स क्लियर होंगे, और इसके जो चैनल्स के क्लियर होने की वजह से इनका जो कोल्डनेस होता है, चैनल्स में जो सप्लाई की क्षमता कम होने लगती है, इसकी वजह से थकान या बॉडी में जो जकड़न वगैरह हो जाती है, पीठ वगैरह जकड़ने लगता है, उसकी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बैक फटीग जिसको बोलते हैं, उसको छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर आप गर्दन और उसके आसपास इसको करते हैं तो जो सर्वाइकल पेन के केस में गर्दन में जकड़न, या जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो गर्दन में जकड़न की समस्या होती है उसको, या कमर के जकड़ने की समस्या होती है, तो कमर पे इसका मसाज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मेन फीचर लेजर हेयर केयर, वाइब्रेटिंग मसाज, बायोइलेक्ट्रिसिटी, बैलेंस ब्लड प्रेशर और मसाज सॉटूथ, जो इसमें दांत है। सबसे कमाल की बात है कि ये ढंग के स्मार्टफोन से भी कम कीमत में इतना सारा फायदा ये मशीन दे देता है। अब इसको किस किस बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीसीएम को और हेड केयर मसाजर को, वो मैं आपको बता दूं बीमारियों के हिसाब से। बीसीएम जो वेट कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, थायराइड के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, पैरालिसिस के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो, नमनेस की प्रॉब्लम हो, फ्रोजन सोडर की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, रोमाटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा साइटिका के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, बैकेक के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है,
जो नी पेन है उस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो उस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी सारी बीमारियों में तो इसके प्रूवन रिजल्ट है। और हेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए आपको लगभग 200 से ज्यादा बीमारियों से ये बचा सकता है अगर आप बीसीएम को डेली इस्तेमाल करते हैं तो। 4 साल से ऊपर का कोई भी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि छोटे बच्चे खेल धूप करके आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भेजिए। 12 साल से कम, 12-14 साल से कम के बच्चों को जरूरत नहीं है बीसीएम इस्तेमाल करने की, लेकिन 4 साल से ऊपर का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और परिवार के हर सदस्य को, चाहे उसको कोई बीमारी हो या ना हो, 5-10 मिनट 15 मिनट रोज बीसीएम इस्तेमाल करना चाहिए। बीसीएम की अच्छी लाइफ के लिए आपको हर आधे घंटे के इस्तेमाल के लिए 15-20 मिनट उसको कूलिंग टाइम देना चाहिए, जिससे उसके मोटर की लाइफ बढ़ती है। बीसीएम को ऐसी सरफेस पे रखना चाहिए जो प्लेन हो और हार्ड हो। बीसीएम को कभी भी ऐसी सरफेस पे नहीं रखना चाहिए जहां पे धूल मिट्टी या ऐसे लूज पार्टिकल्स या लकड़ी का बुरादा या ऐसी कोई चीज हो, बिकॉज बीसीएम के नीचे होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्रेश एयर को सक करता है अपने मोटर को ठंडा रखने के लिए। तो अगर धूल मिट्टी वाली सरफेस पे, गंदे सरफेस पे आप बीसीएम को रखेंगे तो उसमें धूल मिट्टी अंदर जाएगी और मशीन आपकी खराब हो सकती है। उसके अलावा उसको गिरने से, बहुत तेज झटका लगने से और पानी गिरने से बचा के रखना। पानी उस पर नहीं गिरने दीजिए। उसकी साफ सफाई का ध्यान रखिए, उस पर धूल मिट्टी मत जमने दीजिए। जो हेड केयर अपरेटस है, हेड केयर अपरेटस इस्तेमाल कर सकते हैं किडनी के पेशेंट्स, क्योंकि ब्लड को डायलेट करता है। अगर खून कम गाढ़ा होगा तो किडनी के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा उसको फिल्टर करने के लिए, तो किडनी के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटर फेसाइटिस, वेरिकोस वेन, नम्बनेस और सर्वाइकल पेन। इसके अलावा जिन लोगों को कहीं कोई दर्द या सूजन की समस्या है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में फायदा होता है। मेमोरी इंप्रूव होती है। जो बच्चे कभी कभी स्टैटिक हो जाते हैं या जिनका जो आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट का डिसऑर्डर्स होता है जिन बच्चों को, या जिन बच्चों की बुद्धिमत्ता बहुत कम होती है, बहुत तेज तेज बहुत स्लो, बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं चीजों में, इस तरह के बच्चों को आप हेड केयर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेड केयर ऑपरेटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप ब्यूटी केयर के लिए कर सकते हैं, अपने फेस पे स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और बॉडी से हल्का फल्का फैट या फ्लैब्स जहाँ पे हो खासतौर पे, तो फ्लैब्स को हटाने के लिए भी हेड केयर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक चैंपियन डिवाइस है। किडनी में आपको कलाई पे इस्तेमाल कीजिए और हेड पे इस्तेमाल कीजिए। कलाई पे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ब्लड का डायलेशन का इफेक्ट कलाई के इस्तेमाल से ही आता है। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लूं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं चैट में। इसने पूछा आपका वीडियो क्यों ऑफ हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे ही स्लाइड ऑन करते हैं वीडियो ऑफ हो जाता है। So please remove control Z press करो by suggestion। वीडियो नहीं आ रही क्योंकि वीडियो बंद हो जाती है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सीखूंगा इसको और भी कि वीडियो आ सकती है या नहीं। Change slide. Please suggest cartilage repair and greasing food supplement. How hernia patient can you? hernia patient को अगर नेट लगा हुआ hernia का सर्जरी होकर के तो उनको बीसीएम इस्तेमाल नहीं करनी है। कार्टिलेज रिपेयर के लिए आप स्पाइरुलिना और मल्टीवाइटमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरिडियन का मैडम हिंदी मीनिंग मुझे भी नहीं पता, मैं आपको देख के बताऊंगा। लो पंपिंग हार्ट वी कैन यूज बीसीएम, डेफिनेटली वी कैन यूज। वेट लॉस के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? वेट लॉस के लिए बीसीएम इस्तेमाल कीजिए। फाइबर खाइए, और फाइबर और अपना प्रोटीन का मिला करके शेक बना करके उसको डाइट रिप्लेसमेंट के तौर पे लीजिए। चिटोसन लीजिए, ओमेगा लीजिए, एच कप का पानी पीजिए। बीसीएम द बिग मॉन्स्टर ऑफ टेल्स, राइट।
सेरेब्रल एट्रोफी में काम करता है, बिल्कुल। नॉन स्टॉप हिकअप में कैसे काम करेगा? नॉन स्टॉप हिकअप में आपको इसको चेस्ट के ऊपर और हेड के ऊपर मसाज करना है। सेरेब्रल एट्रोफी में काम करता है, बिल्कुल करता है। हार्निया पेशेंट के लिए हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। जब हम सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे हार्निया पेशेंट के बारे में मैं डिटेल में कवर करूंगा। पैरालिसिस में हेड केयर यूज, बिल्कुल हेड केयर यूज हो सकता है, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट जो होते हैं मोस्टली उनको ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है। ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज हटाने के लिए हेड केयर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नॉर्मल सर्जरी में जो बहुत माइनर सर्जरी है उसमें बीसीएम 6 महीने के बाद, और मेजर सर्जरीज में बीसीएम 1 साल के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बीसीएम अगर आप 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं और वेट लॉस करना है तो 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं तो अगर कोई हेल्दी इंसान हेल्दी रहने के लिए बीसीएम यूज करना चाहता है तो डेली एक बार सुबह के टाइम 15 मिनट बीसीएम यूज करना बहुत है। बीपी में यूज करने के लिए पहले हेड केयर कर लीजिए, उसके बाद बीसीएम कर लीजिए, या बीसीएम करने के तुरंत अगर बीपी बढ़ने का लगता है तो आप हेड केयर इस्तेमाल कर दीजिए। नी गैप में बीसीएम इस्तेमाल ना करें। नी गैप के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें और एक्यूलाइफ इस्तेमाल करें। एक्यूलाइफ की मीटिंग में मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में। सिर में चोट लगी थी और गुस्सा आता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्लॉट हो, तो उसमें आप हेड केयर अपरेटस इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदा होगा। हेड केयर अपरेटस के साथ कोएंजाइम Q10 दीजिए। हाई बीपी के लिए सिर पे करना है और लेफ्ट रिस्ट पे करना है, हार्ट पे भी कर सकते हैं। नहीं, इसके लेजर में विटामिन डी नहीं होता। नहीं, वेरिकोस वेन्स में बीसीएम नहीं करना है। माइग्रेन में हेड केयर बीसीएम दोनों कर सकते हैं। यूज नहीं करना है, सारा कुछ प्रेजेंटेशन में है। फैटी थायराइड में क्या दे सकते हैं? थायराइड के केस में बीसीएम अच्छा काम करेगा। आप अपने अपलाइन से मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं उनकी परमिशन के बाद। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर को ये सब जानकारी है, ये सब स्लाइड नहीं होंगे। वो सारे लोगों के पास ये है, वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में। आप जो भी चीजें यहाँ पे मुझसे मांग रहे हैं, पीपीटी वगैरह, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में पूछिए, जरूर मिल जाएगा आपको। टीएंस के सारे ही लीडर अद्भुत हैं और सभी के पास सारे रिसोर्सेज हैं। आपको जरूरत है अप्रोच करने की, आप उनसे पूछिए, जरूर मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बता सकते हैं, मैं दे दूंगा। एक्यूलाइफ और आत्मा की ट्रेनिंग, आत्मा की ट्रेनिंग करने का मुझे औचित्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आत्मा प्रोडक्ट अभी है नहीं। अगर आत्मा के आने के चांसेस बनेंगे तो जरूर उसकी ट्रेनिंग करेंगे। और मैं नेक्स्ट मीटिंग एक्यूलाइफ की करूंगा। जो भी मेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई होगी या आ जाएगी, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट मीटिंग एक्यूलाइफ की होगी। वेरिकोस वेन्स में फूड सप्लीमेंट ओपीसी दिया जाना है। वेरिकोस वेन्स में ओपीसी सप्लीमेंट देना है आपको। एक्यूलाइफ के बहुत सारे वीडियो हैं, आप अपने लाइन स्पॉन्सरिंग में किसी लाइन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, आपको मिल जाएगा। थैंक्स टू एवरीवन। अब मैं इस मीटिंग को खत्म करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस लेते रहेंगे तो बहुत देर हम लोग सारे बैठे रह जाएंगे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जा चुके हैं एंड मुझे लगता है अब हमें इस मीटिंग को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 8:40 हो चुके हैं। एक साथ इतना कुछ सीखेंगे तो सब कुछ याद नहीं रहेगा। जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं, अगली मीटिंग में हम फिर से मिलेंगे और एक्यूलाइफ के बारे में बात करेंगे। और एक्यूलाइफ के बारे में जब बात करेंगे तो मैं स्लाइड में नहीं जाऊंगा। एक्यूलाइफ में स्लाइड में बहुत कुछ नहीं है। एक्यूलाइफ का मीटिंग मैं ट्राई करूंगा उस दिन किसी को अपने घर से ही पकड़ के अपने पास बिठाऊं, और एक्यूलाइफ का मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से थेरेपी देते हैं, किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। तो एक्यूलाइफ के दिन सारा कुछ वीडियो पे होगा और मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा एक्यूलाइफ। जय टीएंस, बेटर लाइफ। और अब हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मीटिंग को अटेंड करने के लिए। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का। अब इस मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और अगले मीटिंग के अनाउंसमेंट का डेट का इंतजार कीजिए। जैसे ही अगला मीटिंग का डेट अनाउंस होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, वो एक्यूलाइफ के ऊपर होगा।
और एक्यूलाइफ का मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं प्रोडक्ट्स के डेमो भी जूम मीटिंग पे करूंगा कि जिम्निमा का डेमो कैसे करना है, सैनिटरी पैड का डेमो कैसे करना है। धीरे धीरे मीटिंग्स में हम सारी चीजें कवर करेंगे और सप्लीमेंट्स के ऊपर भी मीटिंग करेंगे, हाइपर एच कप के ऊपर भी मीटिंग करेंगे, सारी चीजों के ऊपर मीटिंग करेंगे एक एक करके। एक दिन में बहुत ज्यादा लंबा मीटिंग भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।